हेलो एवरीवन, एसएसआईएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्लोली चेंजिंग डायमेंशन। स्लोली चेंजिंग डायमेंशन जो है वो आपका क्या होता है उसको हम समझेंगे, और इसको आप एसएसआईएस में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसको भी हम लोग जो है वो समझेंगे। तो ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग जो है स्लोली चेंजिंग डायमेंशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसकी थ्योरी समझेंगे, और फिर उस कॉन्सेप्ट को जो है हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस तरह से आप उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये वीडियो जो है आप पूरा देखो और आपको एससीडी यानी कि स्लोली चेंजिंग डायमेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको लगता है कि किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करना। ऑलराइट, तो हम लोग जो है वो समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को स्लोली चेंजिंग डायमेंशन का। ठीक है, तो क्या होता है कि जो एससीडी है आपका स्लोली चेंजिंग डायमेंशन, ये डेटा में चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और चेंज को रिप्रेजेंट करता है ओवर द टाइम। ठीक है, तो ओवर द टाइम मतलब ये हो गया कि आपका जो डेटा है वो मे बी 1 डे में चेंज हो सकता है, 1 आवर में चेंज हो सकता है, 1 मंथ में चेंज हो सकता है, 1 ईयर में चेंज हो सकता है। कभी भी चेंज जो डेटा में है आपका उसको आप ट्रैक करते हो। ठीक है, और ये स्लोली चेंजिंग है, तो मतलब ये 1 डे या फिर 1 आवर में नॉर्मली नहीं होता है, बट हो भी सकता है। तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बट ये जो है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो कि अगर आप कहीं से शॉपिंग करते हो, ठीक है, ई कॉमर्स साइट से शॉपिंग करते हो, और आप अभी किसी पर्टिकुलर सिटी में रह रहे हो, और उस पर्टिकुलर सिटी में आपका कुछ डिलीवरी एड्रेस है जहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर होते हैं, जो भी आप ऑर्डर करते हो। ठीक है, मे बी इन 6 मंथ्स और इन 1 ईयर आप जो है अपना सिटी चेंज करते हो। ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन्स, आई डोंट नो, अगर आप सिटी चेंज करते हो तो अब जब आप ऑर्डर करोगे तो आपका डिलीवरी एड्रेस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ई कॉमर्स साइट वाले क्या करते हैं, वो आपका डिलीवरी एड्रेस जो है वो अपनी एक टेबल में मेंटेन करते हैं कि आपके कितने डिलीवरी एड्रेस कहाँ कहाँ रहते हैं। क्यों मेंटेन करते हैं? क्योंकि वो ये ट्रैक करना चाहते हैं कि आपने इस पर्टिकुलर सिटी में रहते हुए किस तरह की शॉपिंग की, किस तरह के प्रोडक्ट ऑर्डर किए, आपका इंटरेस्ट क्या था, और आपको जो है वो आपने इस पर्टिकुलर सिटी में कितने ऑर्डर किए, या फिर आप जैसे जो कस्टमर थे जो सिटी चेंज करके आपकी सिटी में गए, एक सेम सिटी में गए, तो उनको आइडिया लगता है कि इतने कस्टमर जो है हमारे वो इस सिटी में थे, अब वो इस सिटी में मूव हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो एनालाइज करने के लिए कि किस तरह की परचेज हुई, कैसे कस्टमर मूव हुए, या फिर डिलीवरी जो है आपकी कितनी फास्ट थी इस सिटी में, उस सिटी में कैसी है। तो बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करने के लिए वो ये सारे चेंज जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, और ये चेंज आपका ओवर द टाइम होता है। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो आपका स्लोली चेंजिंग डायमेंशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, और जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये हिस्टोरिकल चेंजेस को एनालाइज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर आप मान लो कि 2-3 सिटी 4 सिटी आपने चेंज किए हुए हैं, तो आपकी एक हिस्ट्री बन जाती है कि पहले आप जो है पर्टिकुलर सिटी में थे, फिर उस सिटी में मूव हुए, फिर उस सिटी में मूव हुए। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो आपकी एक सैलरी चेंज की बात कर लें, ठीक है, तो जब आपने ज्वाइन किया तो आपकी सैलरी मान लो कि सर्टेन सैलरी थी, ठीक है, उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ी, फिर आपकी सैलरी और बढ़ी, फिर आपकी सैलरी और बढ़ी। ठीक है, तो ये एक हिस्टोरिकल चेंज है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते थे, तो अगर आपने इनिशियली कोई कंपनी ज्वाइन करी, ठीक है, उसके बाद में आपने कोई और कंपनी ज्वाइन करी, फिर उसके बाद में आपने कोई और कंपनी ज्वाइन करी, उसके बाद में आपने कोई और कंपनी ज्वाइन करी, तो ये आपके हिस्टोरिकल चेंजेस हैं। ये जो है ओवर द टाइम होते हैं, और इनको एनालाइज करने के लिए कि एक जो कैंडिडेट है या फिर एक जो पर्सन है वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसको ट्रैक करने के लिए ये डेटा मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो डेटा एनालिसिस होती है इसीलिए है कि हम डेटा से यूज़फुल इंसाइट निकाल पाएँ, और उसका जो है यूज़ कर पाएँ अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने में, या फिर डेटा को अंडरस्टैंड करके बेटर डिसीजन लेने में। ठीक है, तो ये जो है वो ओवर दी टाइम चेंजिंग डेटा का कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह से यूजफुल होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे हम लोग जो है वो और डिस्कस कर लेते हैं, और वो ये है कि जो आपकी डायमेंशन टेबल होती है वो लाइक अ मास्टर टेबल होती है। ठीक है, तो मास्टर टेबल बोले तो आपकी जैसे एम्प्लॉय मास्टर टेबल होगी, तो एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे मिलेगी। प्रोडक्ट मास्टर टेबल होगी तो प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे मिलेगी, और इसमें जो है एम्प्लॉयज़ ओवर दी टाइम जो आते जाते हैं उनकी पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पर रहती है कि आप अगर आपने जो है वो कंपनी से रिजाइन भी कर दिया तभी भी आपकी डिटेल्स यहाँ पे रहेगी। अगर आपको कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो गया तब भी उसकी डिटेल्स यहाँ पे रहेगी। ठीक है, और दूसरी आपकी जो टेबल होती है वो होती है आपकी फैक्ट टेबल। ठीक है, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये डेटा वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट है, डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल। तो इसको जब हम लोग एसएसएएस करेंगे तो डिटेल में समझेंगे। बट फैक्ट टेबल क्या होती है कि यहाँ पे आपका जो है वो करंट डेटा रहता है। ठीक है, और फैक्ट टेबल के हिसाब से हम लोग जो है वो मास्टर टेबल को रिफ्रेश करते हैं। फैक्ट टेबल के हिसाब से हम लोग मास्टर टेबल को रिफ्रेश करते हैं। इसमें हमारा मोस्ट रिसेंट डेटा जो है वो रहता है, और वो डेटा जब आपका यहाँ पे आ जाता है तो
यहाँ भी रहता है और यहाँ भी रहता है, बट यहाँ से इस फैक्ट टेबल से मे बी वो कभी कुछ जा भी सकता है, बट मास्टर टेबल में हमेशा अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट हो गया फैक्ट टेबल और मास्टर टेबल का। और जो आपके कॉलम हो गए, ठीक है, कॉलम वो आपके डायमेंशंस होते हैं। कॉलम जो होते हैं वो आपके डायमेंशंस होते हैं कि किस कॉलम में चेंज हो रहा है। मे बी जैसे कि आपकी जो कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी का कॉलम है, इसमें चेंज हो रहा है। पहले आप कंपनी में थे, फिर आप दूसरी कंपनी में गए, या फिर सैलरी आपका कॉलम है, ठीक है, तो वो सैलरी जो है आपकी पहले कितनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई। तो ये आपके जो है वो डायमेंशंस होते हैं, इनमें जो है आपके चेंजेज हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कि किस चीज़ में कितना चेंज हुआ। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको डायमेंशंस वाला, कि डायमेंशन और डायमेंशन टेबल क्या होता है, उसके बाद में आपका जो है वो ये मास्टर टेबल और डायमेंशन टेबल आपका एक ही होता है, फैक्ट टेबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर ली हैं। तो अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो आपकी स्लोली चेंजिंग डायमेंशन होती है वो कितने टाइप की होती है। ये जो है महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कितने टाइप की होती है। तो ये आपकी 4 टाइप की होती है। ये टाइप हम लोग समझ लेते हैं, और फिर कौन से टाइप आप इम्प्लीमेंट करते हो, कौन से टाइप आप यूज करते हो, वो आपको जो है वो समझना रहता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो आपका जो टाइप 0 होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव अप्रोच। ठीक है, पैसिव अप्रोच। तो क्या मतलब इसका हुआ कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डायमेंशन टेबल में दिस इज अ पैसिव अप्रोच हैंडल मैनेजिंग चेंजेज इन डायमेंशन टेबल। ठीक है, तो पैसिव अप्रोच से हम लोग जो डायमेंशन टेबल में जो चेंजेज हैं उनको मैनेज करते हैं। और किस तरह से मैनेज करते हैं, कोई एक्शन लेते ही नहीं है हम इसमें। ये पैसिव अप्रोच है, अगर कुछ चेंज हुआ है तो ठीक है, होने दो चेंज, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, वो डायमेंशन टेबल में रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, आपकी जो फैक्ट टेबल होती है, आपकी जो करंट टेबल होती है, उसमें जो डेटा आता है नया पुराना, वो उसी टेबल में रहता है, इसको हम कहीं रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये आपकी जो है पैसिव अप्रोच होती है, और ये अप्रोच हम फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमें डेटा जो है वो स्टोर करना है तो हमें कोई ना कोई अप्रोच लगानी पड़ती है। बट ये ऐसी अप्रोच है जो कहती है कि कोई एक्शन हमको लेना ही नहीं होता है। ठीक, जो आपका फैक्ट टेबल में है वो फैक्ट टेबल में है, जो आपका डायमेंशन टेबल में है वो डायमेंशन टेबल में है। हम लोग इसमें जो है कुछ चेंजेस करते नहीं, कुछ लॉजिक लगाते नहीं, कुछ भी नहीं करते। तो पहली वाली जो अप्रोच है आपकी पैसिव अप्रोच है, ये आप जो है वो पता नहीं कब अप्लाई करोगे, लेकिन अगर ऐसा कभी होता है कि आपको डेटा जो है उसका रिकॉर्ड रखना ही नहीं है, तो आप जो है ये वाली अप्रोच अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई रिकॉर्ड नहीं चाहिए। ठीक है, बट ये आपकी जानकारी के लिए आप अप्लाई नहीं करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसका यूज जो है वो नहीं करते हो। उसके बाद में आपकी जो है वो टाइप 1 अप्रोच है। ठीक है, टाइप 1 अप्रोच क्या करती है, ये आपका जो डेटा है वो उसको ओवरराइट करती है। ठीक है, ओवरराइट कैसे करती है, एक आपकी होती है बिजनेस की। ठीक है, इसको हम भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो बिजनेस की के हिसाब से आपका जो भी डेटा चेंज होता है उसको जो है वो ओवरराइट कर देती है। और जब ओवरराइट कर देती है तो क्या होता है, हिस्ट्री कोई मेंटेन नहीं होती है। ठीक, जैसे पहले आप यहाँ पे थे कंपनी 1 में, ठीक है, उसके बाद जब आपने चेंज किया तो आप गए कंपनी 2 में। तो अब जब हम चेंज करेंगे टेबल में, तो वो कंपनी 2 के लिए अलग से रो ऐड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, कंपनी 1 को यहाँ से रिप्लेस करके कंपनी 2 कर देगा। तो अगर आप बाद में देखोगे तो आपको कंपनी 1 का कोई रिकॉर्ड जो है वो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा लगेगा कि अभी आपने कंपनी 2 से ही शुरू किया हुआ है। ठीक है, कोई हिस्ट्री मेंटेन होती ही नहीं है इस वाली अप्रोच में। तो अगर आपको हिस्ट्री मेंटेन नहीं करनी है बट आपको करंट चेंजेस चाहिए, तो आप टाइप 0 नहीं करोगे, आप करोगे टाइप 1। ठीक है, इसमें टाइप 0 में आपको कोई करंट वरंट चेंज नहीं मिलता है, बट टाइप 1 में आपको करंट चेंजेस मिलते हैं, लेकिन हिस्ट्री मेंटेन नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखना है, आपको लेटेस्ट डेटा मिलेगा बट कोई हिस्ट्री मेंटेन नहीं रहेगी। आपका आता है टाइप 2। ठीक है, अब टाइप 2 में हम क्या करते हैं, टाइप 2 में भी आपकी जो बिजनेस की है वो रहती है, और इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक सेपरेट जो है वो एक सरोगेट की बनाते हैं। सरोगेट की जो है एक आपकी बिजनेस की से अलग एक और की होती है, जिसको कि हम लोग यूज करते हैं रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी जो है सरोगेट की होती है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं कि जैसे अगर आपने जो है वो पहले आप कंपनी 1 में थे, उसके बाद आप कंपनी 2 में गए। ठीक है, तो जब आप जो है ये चेंज करोगे तो क्या होगा कि ये वाला जो रिकॉर्ड है आपका ये इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला रिकॉर्ड आपका एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर इनएक्टिव के हिसाब से अगर आप चाहो तो इसमें जो है वो डेट वगैरह डाल सकते हो कि कब आप इनएक्टिव, कब इस वाली कंपनी का जो आपका कार्यभार था वो कब इनएक्टिव हो गया, और कब से आप यहाँ पे एक्टिव हुए, तो आप डेट वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर डेट पे ये कंपनी जो थी आपने यहाँ से रिजाइन करके ये आपका इनएक्टिव हो गया, और उसके बाद में आपने जो है इसको ज्वाइन कर लिया, या फिर किसी डिपार्टमेंट में आपने कितने दिन तक काम किया, उसके बाद में आपने दूसरे डिपार्टमेंट का कार्यभार जो है वो संभाल लिया। इस तरह से आप जो है वो ट्रैक कर सकते हो। इसमें जो चेंजेज हैं आपके वो करंट भी रहते हैं और हिस्ट्री भी मेंटेन रहती है, कि आपको पता रहेगा कि कब तक आप यहाँ पे काम कर रहे थे और कब से आपने यहाँ पे ज्वाइन किया।
और अगर आप यहाँ से फिर डिपार्टमेंट 3 या कंपनी 3 में जाते हो तो फिर वो भी रिकॉर्ड रहेगा कि कंपनी 1 में कब से कब तक थे, कंपनी 2 में कब से कब तक थे, और कंपनी 3 में आप कब ज्वाइन किए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ क्लियरली कि एक रिकॉर्ड जो नया है वो एवरी टाइम इंसर्ट कर देते हैं हम, जब भी चेंज होता है। ठीक है, तो एवरी टाइम अ न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्टेड, और उसमें जो भी एट्रीब्यूट होते हैं उनमें हम लोग जो चेंज कर देते हैं। और ये एट्रीब्यूट कौन डिसाइड करता है? ये एट्रीब्यूट जो है वो आप डिसाइड करते हो कि क्या चीज़ जो है वो आपको, क्या चीज़ जो है आपको हिस्ट्री के लिए बनानी है। अब जब आप एससीडी करते हो, जब एससीडी इंप्लीमेंट करते हो, तो वहाँ पे क्लियरली आपके पास आता है कि कौन सा आपका जो है वो चेंजिंग एट्रीब्यूट होगा जिसको कि आप ओवरराइड कर दोगे, कौन सा आपका जो है हिस्ट्री एट्रीब्यूट होगा जिसमें आपको जो है वो हिस्ट्री रिकॉर्ड चाहिए, कौन सा होगा जिसको आपको चेंज नहीं करना है, आपको उसमें कोई चेंज नहीं चाहिए है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हो। और उसके बाद में आपका होता है टाइप 3। ठीक है, तो 0 1 2 3 यानी कि कुल 4 होते हैं, और 0 1 2 3 मिला के आपका जो है टाइप 3। तो टाइप 3 क्या होता है कि टाइप 3 में ये इस तरह की एक अप्रोच होती है जिसमें आपको डेटाबेस में चेंज करना पड़ता है। तो इस चेंज के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जैसे आपकी टेबल है, उस टेबल में अगर मान लो आपके 5 कॉलम थे, ठीक है, तो अगर आप ये टाइप 3 इंप्लीमेंट करते हो तो आपको चेंज ट्रैक करने के लिए 6ठा कॉलम ऐड करना पड़ सकता है, 7वां कॉलम ऐड करना पड़ सकता है। तो ये अप्रोच जो है ये क्या करती है, ये आपका जो स्ट्रक्चरल चेंज है, जो फिजिकल चेंज है टेबल में, उसको जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसको हम लोग जो है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि टेबल में फिजिकली जाके कॉलम ऐड करना, रिमूव करना या कुछ स्ट्रक्चरल चेंज करना, उससे जो है आपका टेबल पे डिपेंडेंट जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, में भी आपका कुछ जो है वो व्यू बना है, स्टोर प्रोसीजर बना है, या फिर किसी एप्लीकेशन से वो टेबल रेफरेंस हो रही है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपकी वो हिल जाती हैं। ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ा जाता है। तो इस वाली अप्रोच को हम लोग जो है वो यूज नहीं करते हैं। बट आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए कि जो हिस्ट्री, जो आपका टाइप 3 है, वो स्ट्रक्चरल चेंजेज, उसमें फिजिकल चेंजेज रिक्वायर होते हैं, इसलिए हम इसको जो है वो यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका कॉन्सेप्ट हो गया कि किस तरह से आप स्लोली चेंजिंग डायमेंशन जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और कौन सी आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। मोस्ट वाइडली आपकी जो है ये 2 यूज होती हैं, और इन 2 में से ये जो दूसरी वाली है वो सबसे ज़्यादा यूज होती है, ये भी यूज होती है। बट ये दोनों जो आपकी टाइप 0 है और टाइप 3 है, ये बहुत ही कम यूज होती है। टाइप 3 तो खैर यूज ही नहीं होती मेरे हिसाब से, बट ये टाइप 1 टाइप 0 कभी कभी यूज होती है। बाकी टाइप 1 और टाइप 2 आपके जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब ये देखो कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ लेना है एससीडी का कि कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका सोर्स डेटा होता है। ठीक है, सोर्स डेटा बोले तो कि यहाँ पे एक जो आपकी टेबल रहेगी, ठीक है, यहाँ पर पहले डेटा आपका आएगा, और जब इस टेबल में डेटा जो आएगा उसमें अगर कुछ भी चेंज नहीं है तो ये यहाँ पे एससीडी जो है वो बैठा रहता है, देखता रहता है कि इस टेबल में जो डेटा है उसमें कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे कोई एक्शन जो है वो होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नो एक्शन होता है। उसके बाद जब यहाँ पे टेबल में कुछ चेंज होता है, कोई नया रिकॉर्ड ऐड हुआ, कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड अपडेट हुआ, कुछ भी हुआ, तो क्या होता है, अपडेट के बाद जब यहाँ पे इंसर्ट या अपडेट होता है, ठीक है, इंसर्ट या अपडेट जब यहाँ पे होता है तो ये यहाँ पे ट्रैक करता रहता है, डेटा जो है यहाँ पे ट्रैक होता रहता है कि ओके इस रिकॉर्ड में जो है वो आपका चेंज हुआ है। ट्रैक किस हिसाब से होता है, ट्रैक होता है आपका बिजनेस की के हिसाब से। जो बिजनेस की यहाँ पे होती है, भाई बिजनेस की आपकी इधर भी होती है, और दोनों बिजनेस की के हिसाब से रिकॉर्ड ट्रैक होते हैं। अगर रिकॉर्ड में कुछ भी चेंजेज हुआ है तो वो क्या करता है, उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर लेता है और अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट अपडेट करता है। अगर जो है कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में कुछ भी चेंज हुआ है तो एट्रीब्यूट के बेस पे, एट्रीब्यूट आपका क्या होता है, ये जो आपका बिजनेस की प्लस जो आपके कॉलम होते हैं जिनमें चेंजेज हुए हैं, तो बिजनेस की के हिसाब से वो कॉलम को अपडेट कर देता है। ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ है तो बिजनेस की के हिसाब से वो कोई एक्शन नहीं लेता है, जैसा डेटा होता है वैसा ही रहता, कुछ भी होता नहीं है क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ नया एट्रीब्यूट होता है तो बिजनेस की के हिसाब से प्लस जो आपके कॉलम होते हैं जिनमें न्यू वैल्यू ऐड हुई है वो आपके यहाँ पे इंसर्ट हो जाते हैं। तो ये आपके जो 3 मेन एक्शन होते हैं, पहला आपका जो है वो अपडेट होता है, दूसरा आपका इंसर्ट होता है, और तीसरा आपका नो चेंज होता है। ठीक है, अभी जो नो चेंज है ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज नहीं हो रहा तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब है कि आपका टास्क जो है आपका पैकेज एग्जीक्यूट हुआ और दोनों जो सोर्स और आपका जो डेस्टिनेशन डेटा है दोनों सेम है, तो नो चेंज। ठीक है, और ये पता कैसे चला, ये पता चला उसको बिजनेस की को दोनों में चेक करने के बाद। ठीक है, तो जब भी आपकी टास्क रन होती है तो बिजनेस की चेक होती है और उसके हिसाब से एट्रीब्यूट जो है वो डिसाइड होते हैं कि बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर बिजनेस की हमें जो है अभी यहाँ पे अपडेट करना है या फिर अभी यहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, इसकी डिटेल्स हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे समझ ली हैं।
अब हम लोग जो है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे आप इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप इसको एक दो बार देखो, आपको जो है कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब आपको समझ में आएगा तो आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग जो है इसका कर लेते हैं डेमो। और डेमो करने के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो पे, और विजुअल स्टूडियो पे चलें इससे पहले हम लोग जो है SQL सर्वर पे चलते हैं और दोनों टेबल को जो है हम लोग एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि उन टेबल्स में क्या है। ऑल राइट, तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हैं दो टेबल। पहला है आपका जो कि करंट टेबल है, इसको आप फैक्ट टेबल भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये आपका जो है वो मास्टर डेटा है, जिसको कि आप जो है वो डायमेंशन टेबल भी बोलते हो। तो दोनों को साथ में रन करा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास जो है डेटा है। अब ये आपका जो है वो सरोगेट की है, जो कि रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए है। और ये आपका है एम्प्लॉय आईडी, जो यहाँ भी है और यहाँ भी है। और ये एम्प्लॉय आईडी जो है आपको एज अ बिजनेस की काम करेगा, और इसी के बेस पे आप एम्प्लॉय को जो है, एम्प्लॉय का डेटा जो है वो कंपेयर करोगे। तो कैसे कंपेयर करोगे अभी हम लोग जो है उसको समझेंगे। तो यहाँ पर दो टेबल हैं। अब देखो दोनों टेबल में जो डिफरेंस है उसको आप समझ लो पहले, क्योंकि ये हमारे काम आएगा। रिकॉर्ड आईडी से लेके और कंपनी तक दोनों टेबल का स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एज है, सैलरी है, कंपनी है। रिकॉर्ड आईडी, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, सैलरी और कंपनी, ठीक है। तो ये कॉलम हमें चाहिए हैं। ये कॉलम हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमको ये एग्जैक्ट सेम डेटा यहाँ पे जो है वो स्टोर करना है फॉर द एनालिसिस पर्पजेज, ठीक है। तो जितना भी आपका यहाँ पे करंट में है वो आपका सारा डेटा जो है वो आ जाएगा आपकी मास्टर टेबल में फर्दर एनालिसिस के लिए। अगर आपको जो है वो 1-2 साल बाद एनालाइज करना है या 6 महीने बाद एनालाइज करना है, तो वो डेटा में भी आपको करंट टेबल में ना मिले, बट वो आपको मास्टर टेबल में मिलेगा। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे जो है वो स्टोर करते हैं एग्जैक्टली सेम डेटा। उसके साथ में SCD स्टार्ट डेट, SCD एंड डेट और SCD स्टेटस, ये 3 कॉलम हम ऐड करते हैं। तो SCD स्टार्ट डेट का मतलब क्या है कि आपने कब से इसको ट्रैक करना शुरू किया, ठीक है। कब से आपने इसको ट्रैक करना शुरू किया, यानी कि ये रिकॉर्ड मास्टर टेबल में कब आया, तो उसका जो है स्लोली चेंजिंग डायमेंशन का ट्रैकिंग स्टार्ट हो गया। उसके बाद में SCD एंड डेट, जब जैसे कि आप चेंज करते हो कंपनी, तो क्या होता है कि आपका जो कंपनी का एक रिकॉर्ड यहाँ पे रहेगा, उसमें स्टार्ट डेट पहले से रहेगी। जब आप चेंज करोगे तो आपकी कंपनी की एंड डेट आ जाएगी, और यहाँ पर एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा जिसमें आपकी स्टार्ट डेट आ जाएगी दूसरी कंपनी में जब आप शुरू करते हो तब, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वो ये आपकी ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। और ये आपका जो है SCD स्टेटस, ये आपका इसलिए यूज होता है कि मान लो अगर आप कोई रिकॉर्ड जो है इंसर्ट कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे थे, तो क्या होता है कभी कभी वो ठीक से इंसर्ट नहीं हो पाता, आपकी जॉब फेल हो जाती है, ठीक है। तो SCD स्टेटस इन दैट केस जो है वो आपका बन रहता है, और वो क्या कहता है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फर्ड कॉलम, ठीक है, या फिर इन्फर्ड स्टेटस। तो वो क्या करता है कि जो डेटा आपका लोड नहीं हो पाया था, उसको लोड करने के बाद वो स्टेटस आपका 0 हो जाता है। तो इससे होता क्या है कि इससे जो आपका डेटा है वो दोबारा ना लोड होके उसी रिकॉर्ड में अपडेट हो जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आएगा, बट अभी थ्योरी समझ लो आप इसकी कि क्या होता है कि अगर आपने कुछ आप लोड कर रहे थे, उसमें से कुछ कॉलम लोड हुए, कुछ नहीं लोड हुए, आपका जो है जॉब फेलियर हो गया किसी रीजन से, तो SCD स्टेटस आपका इन्फर्ड कॉलम की तरह काम करता है, और इसका स्टेटस जो है इनिशियली बन रहता है। और जब वो आपके कॉलम जो है वो फिलअप हो जाते हैं, तो वो SCD स्टेटस आपका जो है वो 0 हो जाता है। उसके लिए एक नई एक्स्ट्रा रो जो है वो ऐड नहीं होती है। तो इसको हम लोग समझेंगे। तो ये जो 3 कॉलम है आपके, ये आपको एक्स्ट्रा अपनी मास्टर टेबल में रखने पड़ते हैं जब आप जो है वो स्लोली चेंजिंग डायमेंशन को इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे, और यहाँ पे एक पैकेज जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक न्यू पैकेज जो है वो ऐड करेंगे, और न्यू पैकेज ऐड करने के बाद में आपको इसको जो है एक नाम दे देना होगा। कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो पैकेज 2 यहाँ पे ऐड हुआ है, इसको मैं बोल देता हूँ SCD, ठीक है, स्लोली चेंजिंग डायमेंशन। yes to ऑल कर दो, जहाँ जहाँ चेंज करना है खुद ही कर देगा ये। उसके बाद राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे और कहेंगे SSIS टूल बॉक्स, जो कि हमको दिख जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि डेटा फ्लो टास्क ले आना है, क्योंकि जो काम आपको करना है SCD वाला वो आपका डेटा फ्लो के अंदर होता है। आपका डेटा फ्लो होता है तभी आप चेक करते हो कि आपका डेटा जो है वो जैसा पहले था वैसा ही फ्लो हो रहा है या कुछ चेंज होकर फ्लो हो रहा है, यानी कि कुछ अपडेट हुआ है या कुछ इंसर्ट होने के लिए नया रिकॉर्ड आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक डेटा फ्लो रख लिए हैं। उसके बाद में डबल क्लिक कर लेते हैं, और डबल क्लिक करने के बाद में आप आ जाओगे, सॉरी हम लोग यहाँ पे कंट्रोल फ्लो में थे, कंट्रोल फ्लो में हमने एक डेटा फ्लो टास्क रखा, और डबल क्लिक करने के बाद हम लोग आ गए डेटा फ्लो के सेक्शन में।
अब डेटा फ्लो के सेक्शन में आने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक स्लोली चेंजिंग डायमेंशन ले लेना होता है, और उसको मुझे जो है यहाँ पे ढूंढ लेना पड़ेगा कि स्लोली चेंजिंग डायमेंशन आपका कहाँ पे है। ये है आपका स्लोली चेंजिंग डायमेंशन, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे जो है वो रख देता हूँ, स्लोली चेंजिंग डायमेंशन को। ऑल राइट, अब यहाँ पर आपको जो है एक सोर्स लाना पड़ेगा, ठीक है। तो सोर्स के लिए हम लोग जो है वो ले लेते हैं एक OLEDB सोर्स। यहाँ पे ले लिया हमने OLEDB सोर्स, इसको कर देते हैं कनेक्ट, क्योंकि सोर्स जो आपका है जो करंट टेबल से रहेगा उससे आप जब कनेक्ट करोगे और फिर उसको आप स्लोली चेंजिंग डायमेंशन में डालोगे तब जो है उसको जाके वो ट्रैक करेगा। तो ऐसे करंट टेबल में ले लेता हूँ, कॉलम्स को रिफ्रेश करने के बाद मैं ओके कर देता हूँ, और इसके बाद इसको कनेक्ट कर देता हूँ मैं SCD से, स्लोली चेंजिंग डायमेंशन से, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग इसको डबल क्लिक करके इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, और ये कॉन्फ़िगरेशन आपको जो है वो ध्यान से देखनी है। अब जो है आपको नेक्स्ट करके इसको विजेट को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि कनेक्शन मैनेजर, तो कनेक्शन मैनेजर अगर आप जो है वो सेम डेटाबेस पे काम कर रहे हो, सेम सर्वर पे काम कर रहे हो, तो आप सेम कनेक्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका सर्वर और डेटाबेस डिफरेंट है तो आप कनेक्शन चेंज कर सकते हो। हमारे केस में कनेक्शन जो है वो सेम ही यूज होगा, क्योंकि हमारे पास एक ही सर्वर है और एक ही डेटाबेस हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपको जो ले लेना होता है वो ले लेना होता है मास्टर टेबल, ठीक है। अब देखो मास्टर टेबल लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आपकी जो है वो इनपुट कॉलम है जो आपके आ रहे हैं करंट टेबल से, और ये आपके डायमेंशन कॉलम है जो आपके आ रहे हैं डायमेंशन टेबल से। अब आपको बताना है कि बिजनेस की कौन है। अभी सारा कुछ कॉलम ऐसा है कि नॉट अ बिजनेस की, नॉट अ बिजनेस की, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय आईडी है इसको हम कह देते हैं कि दिस इज़ अ बिजनेस की, ठीक है। बिजनेस की आपकी मल्टीपल हो सकती हैं, लेकिन हम लोग जो है एक रख रहे हैं। आपको अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है कि किसी एक कॉलम को आप यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो और अब उसके लिए आपको 2 कॉलम की जरूरत है, तो आप 2 कॉलम से जो बना सकते हो बिजनेस की, ठीक है। तो हमारे केस में एक से काम हो जा रहा है, तो हम लोग कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस की जो है एक ही है। अगर आपकी टेबल में कोई आईडी है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है ईच एंड एवरी रिकॉर्ड को, तो वो जो है आपका आराम से एक सिंगल बिजनेस की आपकी काम कर जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। यहाँ पे बिजनेस की कॉन्सेप्ट आप समझ लिए कि जो रिकॉर्ड, जो आईडी यहाँ पे होगी उसके अगेंस्ट इनकी सबकी वैल्यू जो है इसके साथ वैलिडेट होगी, और कोई अपडेट या इंसर्ट जो है वो आइडेंटिफाई होगा, और उसके बाद वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा इस बिजनेस की के बेस पे। और फिर से अगर आपको यहाँ पे सेम डेटाबेस और डेटा सर्वर यूज़ करना है तो ठीक है, अगर डिफरेंट है तो आप इसको जो है चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये क्या है कि आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो कि फिक्स्ड होता है आपका, चेंजिंग होता है, हिस्टोरिकल होता है। और जो हम लोग 3 वाला पढ़ रहे थे ना, वो 3 वाला ये लोग दिखाया ही नहीं है, क्योंकि ये वाला मैं आपको एक बार आज दिखा देता हूँ यहाँ पे आगे, ये 3 वाला, ठीक है। तो ये वाला वहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं दिया इन लोगों ने, क्योंकि ये जो है इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। मतलब ये किसी तरीके से गुड नहीं है कि आप टेबल में नए कॉलम ऐड कर रहे हो हर बार, कोई मतलब नहीं बनता ना उस बात का। तो वहाँ पे जो है आपको 3 ही ऑप्शन मिलते हैं, 0, 1, 2। तो उनमें से 3 में से भी आपको 2 ही इंप्लीमेंट करने होते हैं। तो जब आप यहाँ पे आते हो तो फिक्स्ड एट्रीब्यूट जो आपके चेंज नहीं होते हैं, फिर चेंजिंग एट्रीब्यूट जो आपके चेंज होते हैं, और हिस्टोरिकल यानी कि जो चेंज होते हैं और उनको आप हिस्ट्री भी मेंटेन करते हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बड़ा करें क्या, हाँ थोड़ा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, एज, ठीक है, कंपनी नेम, आप क्लिक करते जा रहे हो यहाँ पे बस, ठीक है, और सैलरी। तो और इसके बाद कोई और कॉलम है क्या, नहीं नहीं कोई और कॉलम नहीं है। तो एक बार टेबल में समझ लेते हैं पहले। एम्प्लॉय आईडी है, उसके बाद में नेम है, एज है, सैलरी है, कंपनी है, ठीक है। तो ये आपकी रिकॉर्ड आईडी है जो कि ऑटो जनरेटेड है। ये एम्प्लॉय आईडी है आपकी बिजनेस की है, ये चेंज नहीं होती है, ठीक है। बाकी के कॉलम आपके चेंज हो सकते हैं, वो कॉलम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो एज, कंपनी और उसके बाद में नेम और सैलरी, ठीक है। और ये किस लिए है, एम्प्लॉय आईडी बिजनेस की है। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर आपका पूरा रिकॉर्ड गड़बड़ा जाएगा, आप मैच नहीं करा पाओगे, ठीक है। तो आपको समझ लेना है कि जो आपके इतने कॉलम है इनमें ही आप जो है वो हिस्ट्री और चेंजेस मेंटेन कर सकते हो, और ये 2 कॉलम में मेंटेन नहीं कर सकते। रीजन बीइंग दिस इज ऑटो जनरेटेड आईडी, और ये आपकी जो है बिजनेस की है एम्प्लॉय आईडी। ऑलराइट, तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए। अब आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो एज जो है आपका वो फिक्स्ड एट्रीब्यूट है। तो फिक्स्ड एट्रीब्यूट का मतलब, हाँ, एज जो है आपका फिक्स्ड एट्रीब्यूट है,
तो फिक्स्ड एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एज आपकी जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है, हमेशा ही होती है। तो इसको आप बोल दो चेंजिंग एट्रीब्यूट। आपको जो इसकी हिस्ट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मान लो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आप करंटली किसी सर्टेन एज पे हो, और अगर आप किसी सर्टेन एज पे जाते हो तो वो मतलब पता रहता है कि हाँ आपकी एज क्या है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एज आपका चेंजिंग, आपकी करंट एज जो है उससे मतलब है आपकी हिस्ट्री में, मतलब 2 साल पहले आप कितने कितने साल के थे, तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा कि 2 साल पहले कितने के थे, तो वो मेंटेन नहीं करता कोई भी। उसका ना कंपनी, ठीक है, कंपनी को अगर आप चाहो तो चेंजिंग रख सकते हो, चाहो तो आप हिस्ट्री रख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसको चेंजिंग कर लो और चाहो तो कर लो हिस्ट्री, तो मर्जी है आपकी। तो हम लोग जो है इसको कर लेते हैं हिस्टोरिकल, और उसका नेम जो है आपका उसको हम लोग फिक्स्ड रखेंगे, क्योंकि नेम आपका जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। हो सकता है, पॉसिबल है आपका नेम चेंज हो जाए एट सर्टेन टाइम, आप चेंज कर सकते हो लीगली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम लोग ये मांग चलें कि आपका नेम जो है वो चेंज नहीं होगा, तो नेम को हमने फिक्स्ड रखा है, ठीक है। तो नेम आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। और उसके बाद में सैलरी को जो है हम लोग कर लेते हैं हिस्टोरिकल एट्रीब्यूट। तो हमारे पास एक चेंजिंग एट्रीब्यूट हो गया, और एक हमारे पास हिस्ट्री हो गया, एक हिस्ट्री हो गया, और एक हो गया फिक्स्ड। तो सारी कंडीशन हमने जो यहाँ पे कवर कर ली है कि फिक्स्ड आपका कैसे काम करता है, और उसका चेंजिंग कैसे काम करता है, हिस्ट्री एट्रीब्यूट कैसे काम करता है, सारी चीज़ें हम लोग जो है वो समझ लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जो है नेक्स्ट कर देते हैं, और नेक्स्ट करने के बाद आपको पूछेगा कि फेल द ट्रांसफॉर्मेशन इफ चेंज आर डिटेक्टेड इन फिक्स्ड एट्रीब्यूट। तो अब इसको समझ लो आप कि जैसे फिक्स्ड एट्रीब्यूट आपने दिया अभी नेम, अब नेम में अगर कोई चेंज होता है तो आप इसको क्या कह रहे हो कि फेल कर दो इस ट्रांसफॉर्मेशन को। अब इसलिए फेल करवाना चाह रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि नेम में आपको चेंज एक्सपेक्टेड ही नहीं है। और इस फेल को जो है आप, इस फेल को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इवेंट में, कि अगर आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन फेल होता है तो इवेंट आप ट्रिगर करा सकते हो कि नेम में जो है या फिर फिक्स्ड एट्रीब्यूट में आपका चेंज हुआ था इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो गया। और इवेंट जो है, इवेंट हैंडलिंग कैसे करते हैं वो भी हम लोग आने वाले वीडियोज में कवर करेंगे। उसके बाद में क्या है, चेंजिंग एट्रीब्यूट। चेंज all the matching records including outdated records when changes are detected in changing attribute। तो ये आपको डिसाइड करना होता है सिचुएशन के हिसाब से। जैसे ये क्या कह रहा है कि अगर चेंजिंग एट्रीब्यूट में चेंज होता है, जैसे अगर आपकी जो है वो चेंजिंग एट्रीब्यूट हमने क्या बनाया है, इस बार एक बार देख लेते हैं। ऑलराइट, हाँ एज। तो चेंजिंग एट्रीब्यूट हमारा एज है। तो अब ये कह रहा है कि अगर आपकी एज में चेंज है तो क्या आप बाकी रिकॉर्ड भी चेंज करना चाहते हो उसके अगेंस्ट, या सिर्फ एज ही चेंज करना चाहते हो। तो ये आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको सिर्फ एज अपडेट करना है या एज के साथ और भी कॉलम आपको जो है अपडेट करने हैं। तो आप ये जो है डिसीजन ले सकते हो। इसका मतलब बस इतना ही है कि चेंज ऑल दी मैचिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग आउटडेटेड रिकॉर्ड्स। तो जो आपके पिछले रिकॉर्ड होंगे वो भी आपके अपडेट हो जाएंगे। ये अगर आप ऐसा करते हो, इसको चेक करते हो तो। और अगर आपको पिछले रिकॉर्ड अपडेट नहीं करने हैं, जो कि जनरली नहीं करने होते हैं, तो आप इसको अनचेक छोड़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि रिकमेंडेड कंडीशन ऑलवेज यहाँ पे रहती है कि ये आपको चेक करना चाहिए तो चेकड मिला, और नहीं चेक करना चाहिए तो नहीं चेकड मिला। बट इसको आप चेक कर भी सकते हो और इसको अनचेक कर भी सकते हो, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। बट जो डिफॉल्ट कंडीशन होती है या फिर जो नॉर्मल कंडीशन होती है वो ऑलरेडी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये आपके सारे जो है आउटडेटेड रिकॉर्ड को भी अपडेट कर देगा अगर आप चेक कर दोगे तो। हम लोग इसको चेक नहीं करना, क्योंकि हमको आउटडेटेड रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कराना, हमको करंट वाले को ही कराना, ताकि हमको पता चले कि पहले एज कितनी थी और बाद में एज कितनी है। हमको जो है दोनों रिकॉर्ड सेम एज के रखने नहीं है अपने डेटाबेस में, मतलब नहीं बनेगा उसका। बट अगर आपकी नीड है तो आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है ये, अब ये कह रहा है कि जो आपके रिकॉर्ड एक्सपायर हो रहे हैं उनको आप कैसे मैनेज करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप करंट वैल्यू और एक्सपायर्ड वैल्यू कुछ दे सकते हो, स्पेसिफिक ट्रू फॉल्स करके, जो भी आपको देना हो, ठीक है। बट यहाँ पर स्टार्ट डेट और एंड डेट जो है उसका ऑप्शन भी रहता है, जो कि हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो है व्हेन करंट वैल्यू, तो आप कुछ दे सकते हो कि करंट ट्रू, और यहाँ पर आप दे सकते हो एक्सपायर्ड फॉल्स। अगर आप स्पेसिफिकली जो है बोलना चाहते हो कि ये एक्सपायर हो गया है और ये जो है वो अभी करंट है, तो आपको वैल्यू मिलती है कि आप या तो बोल सकते हो करंट, या तो बोल सकते हो ट्रू, और या तो बोल सकते हो एक्सपायर्ड, और या तो बोल सकते हो फॉल्स, ठीक है। यहाँ से आप जो कॉलम ले सकते हो कि कौन से कॉलम में आप क्या डालना चाहते हो, वो कॉलम आप अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करते हो। तो हमने जो डिज़ाइन किए हैं अभी, वो हम लोगों ने इस वाली कंडीशन के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किए हैं, बट मैंने आपको दिखा दिया है कि आप इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो इसी तरीके से, ठीक। तो हमने डेट के हिसाब से डिज़ाइन किया है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग जो है स्टार्ट डेट और एंड डेट यूज़ करते हैं। आप दोनों में से कोई कर सकते हो, और दोनों ही करना मैं आपको बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग जो अभी ये करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं। यहाँ पर भी आपको क्या करेगा, कॉलम दिखेगा कि आपको एंड डेट में क्या डालना है और स्टार्ट डेट में क्या डालना है। तो एंड डेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो एंड डेट है वो आपका हो जाएगा एक्सपायरेशन, और ये आपका हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद में ट्रू फॉल्स एक्सपायर्ड और करंट दोनों डाल सकते हो, या तो करंट एक्सपायर्ड, ठीक है। कॉलम का नाम रख सकते हो आप SCD एंड डेट की बजाय आप रख सकते हो एक्सपायर्ड, और SCD स्टार्ट डेट की बजाय करंट, और उनमें जो वैल्यू आप दे सकते हो वो दे सकते हो करंट, और उसके बाद में दे सकते हो एक्सपायर्ड,
जैसे मैं एक बार करके दिखा दूँ क्या, करंट कर नहीं एंड डेट जो है आपकी वो स्टार्ट डेट, ठीक है। तो स्टार्ट डेट आपकी करंट हो गई और दूसरी वैल्यू आपकी जो है एक्सपायर्ड, और ये सिंगल कॉलम पे काम करेगा। आपको जो है वो 2 कॉलम बनाने नहीं पड़ेंगे, एक ही कॉलम में आपका क्या रहेगा, इसमें लिखा हुआ यूज ए सिंगल कॉलम, तो एक ही कॉलम में आपका करंट और एक्सपायर्ड, अगर करंट होगा तो करंट, एक्सपायर्ड होगा तो एक्सपायर्ड। तो आप ये टेक्निक भी अपना सकते हो, और अगर आपको ये टेक्निक नहीं अपनानी है तो आप ये वाली टेक्निक मैं आपको जो है वो दिखा रहा हूँ, और ये वाली आप इंप्लीमेंट कर सकते हो आराम से सिंगल कॉलम के साथ। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारा जो स्टार्ट डेट है और यहाँ पर जो हमारा वो एंड डेट है, और इसमें हम जो है टाइम देना चाहते हैं, और वो टाइम हमारा आएगा सिस्टम के हिसाब से। जब भी जो है वो जब भी वो पर्टिकुलर टास्क इनिशिएट होगा तो स्टार्ट टाइम आपका आ जाएगा। इस स्टार्ट टाइम का मतलब आप ये मत समझना कि दोनों में टाइम सेम जाएगा, नहीं। जब आपका वो पर्टिकुलर टास्क होगा उसके स्टार्ट टाइम का, यानी कि जब ये एंड डेट को अपडेट करने जाएगा उस टाइम का स्टार्ट टाइम लेगा ये, और जब यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो उस टाइम का स्टार्ट टाइम लेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो दोनों कॉन्सेप्ट थे हम लोगों ने समझ लिए हैं, और ये आपका सिंगल कॉलम से हो जाएगा, और ये आपका जो है वो 2 कॉलम से हो जाएगा। तो सिंगल कॉलम से करना है तो ऊपर वाला, और 2 कॉलम से करना है तो ये वाला हम लोग कर ही रहे हैं। नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद में इन्फर्ड वाला आपका जो आ गया है, अभी हम लोग इन्फर्ड की बात कर रहे थे ना, तो क्या है यहाँ पर कि अगर आपके कॉलम जो हैं इनेबल इन्फर्ड मेंबर सपोर्ट ऑल कॉलम्स विद द चेंज टाइप नल, ठीक है। तो आप सारे कॉलम पे करना चाहते हो कि जिसमें जो है वो चेंज टाइप नल हो, यानी जिसमें नल वैल्यू आ जाए, सारे कॉलम पे करना चाहते हो? नहीं, हम सारे कॉलम पे नहीं करना चाहते हैं। हम एक सिंगल मेंबर जो है वो यूज़ करेंगे, और उसको हमने नाम दिया इस SCD स्टेटस, ठीक है। और SCD स्टेटस का जो खास बात है वो ये है कि ये बूलियन टाइप का है, और SQL सर्वर में आप बूलियन कैसे बनाते हो, ये बनाते हो आप बिट टाइप का, ठीक है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इस वाली टेबल में है, Alt F1 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका स्टेटस होगा, सॉरी काफ़ी जल्दी स्क्रॉल कर दिया मैंने, ये आपका जो है बिट टाइप का होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें आपका 1 या 0 ही आएगा, तो ट्रू या फॉल्स ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। अगर आप जाओगे कुछ बूलियन का कॉलम बनाने तो वो नहीं बनेगा, तो आप बिट बनाते हो जो कि 1 होता है, जो आपका 1 या 0 लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको जो है वो लिया हुआ है, और जब इसका जो है वो 0 रहेगा तो इसका मतलब है कि ये इन्फर्ड नहीं है, जब 1 रहेगा तो ये इन्फर्ड रहेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 ही रहता है। अगर आप इस टेबल की डेफिनेशन देखोगे यहाँ पे, तो हाँ कहाँ पे चला गया भाई ये, हाँ जो SCD आपका जो है SCD स्टेटस, इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा बन जाएगी, ठीक है। और बाद में जो है ये अपडेट होकर 0 हो जाएगा, कि अगर कोई चेंज रिक्वायर्ड होगा तो चेंज हो जाएगा, और उसके बाद 0 हो जाएगा, और चेंज रिक्वायर्ड नहीं होगा तो भी 0 हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कॉलम जो है वो इन्फर्ड रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद हमने सब कुछ जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब इम्प्लीमेंट करने के बाद इसको फिनिश करने की बारी आएगी, और फिनिश करने के बाद इसको टेस्ट करने की बारी आएगी, ठीक है। तो हो सकता है आपको इसको 1-2 बार वीडियो को देखना पड़े समझने के लिए। अगर आपको एक बार में समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप जो है इसको 1-2 बार देखो, आपको समझ में आएगा। और इसमें अगर कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसको मैं कर देता हूँ फिनिश। तो जब आप फिनिश करोगे तो यहाँ पे जो भी आपने किया है, ठीक है, जो भी आपने किया है वो आपको यहाँ पे दिखेगा इस तरह से। जब आप कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ते हो वेब पे तो सीधा ही आपको जो इतना बड़ा सा ये दिख जाता होगा, तो आपको लगता होगा कि अरे क्या हो गया, कैसे बन गया, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने किया है यहाँ पे, और ये कैसे बना है हम लोगों ने खुद ही बनाया है, तो आपको जो है अब इसमें कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए। और इसको जो है मैं थोड़ा सा छोटा करके जगह पे बड़ा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं थोड़ा सा मिडिल में लाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं कर देता हूँ बंद, बाद में ओपन कर लेंगे। अब देखो इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, आपकी समझ के लिए इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, इसको थोड़ा सा इधर ले जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, मतलब अब तक आप लोग एक्सपर्ट हो गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बार में। बस मैं थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से फ्लो जो है आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि हॉच पॉच में आपको फ्लो नहीं दिखेगा। रिकॉर्ड का फ्लो आपको जो है वो दिखेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ तो देखो, चेंजिंग एट्रीब्यूट अपडेट आउटपुट, तो ये क्या करेगा कि जो चेंजिंग एट्रीब्यूट होंगे उनमें जो है अपडेट करेगा, और उसमें इन्फर्ड का जो आउटपुट है वो क्या है। तो चेंजिंग का पहले देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो जब चेंजिंग में आप डबल क्लिक करोगे उसके बाद में आप जाओगे कनेक्शन प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पे कमांड दिखता है ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये अपडेट कर देगा एज को, ठीक है, क्योंकि एज ही हमारा चेंजिंग एट्रीब्यूट है, तो एज को अपडेट कर देगा।
कहाँ अपडेट कर देगा, जहाँ पे आपका SCD एंड डेट इज़ नॉट नल, यानी कि एंड डेट नॉट नल नहीं होना चाहिए और एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए। तो एम्प्लॉय आईडी हमारी बिजनेस की है, तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी के लिए जहाँ पे SCD एंड डेट नल नहीं है, ये जाके एज को अपडेट करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात जो है वो प्रीटी मच क्लियर होनी चाहिए आपको कि बिजनेस की के हिसाब से और SCD एंड डेट नल नहीं है मतलब रिकॉर्ड स्टिल एक्टिव है, तब ये एज को जो है वो अपडेट कर देगा। अगर रिकॉर्ड आपका इनएक्टिव होगा तो ये एज को फिर अपडेट नहीं करेगा। ठीक, तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ जानी चाहिए। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी बन के आया तो सेव करने का मतलब नहीं बनता। उसके अंदर आपका इन्फर्ट जो है, इन्फर्ट को समझ लेते हैं। डबल क्लिक करोगे अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे आओगे कनेक्शन प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पर इसको जो है मैं आपको दिखा देता हूँ इन्फर्ट का क्या मतलब है। इन्फर्ट जो है वो आपका अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है लोडिंग के टाइम पे, कुछ वैल्यू लोड नहीं हुई है, तो वो एज अगर नल होगी तो एज की वैल्यू ला के अपडेट कर देगा दोबारा से, और फिर कंपनी अगर नहीं होगी तो कंपनी को अपडेट कर देगा, नेम को अपडेट कर देगा, सैलरी को अपडेट कर देगा। मतलब ये बिजनेस की को छोड़ के सबको अपडेट कर रहा है, क्योंकि ये मान के चल रहा है कि आपका रिकॉर्ड ठीक से लोड ही नहीं हुआ। ठीक, और अपडेट कहाँ करेगा, जहाँ पर इसको जो है वो एम्प्लॉय आईडी मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद में स्टेटस जो है वो बन मिलेगा, जो कि हमने बाय डिफॉल्ट बन किया हुआ है। ठीक, तो जहाँ भी आपका स्टेटस बन रहेगा उसको अपडेट करने के बाद फिर ये जो है वो ऑटोमेटिकली उसको 0 सेट कर देगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि अगर आपके लोड में आपकी आईडी भी लोड नहीं हुई है, आईडी ही लोड नहीं हुई है, तो फिर ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका आईडी पे ही काम कर रहा है, आईडी होनी चाहिए वहाँ पे। तो अगर आपका लोड इस तरह से फेल हुआ है कि उसमें आईडी भी लोड नहीं हो पाई, तो फिर आपको जो है उसको मैनुअली करना पड़ेगा। बट अगर आपकी आईडी लोड हो गई और सर्टेन कॉलम आपके लोड नहीं हो पाए, मे बी अगर आपके पास आईडी थी उस टाइम पे और कुछ कॉलम जनरेट हुए ही नहीं थे, मे बी एम्प्लॉय आईडी पहले जनरेट हो गई बट डिटेल्स जो है वो फिल नहीं किए गए थे, तो आपने रिकॉर्ड डाल दिया मास्टर टेबल में और आपने सोचा कि बाद में जो उसका एम्प्लॉय नेम और उसकी जो डेजिग्नेशन और सब कुछ आएगा तो वो जो हम लोग इन्फर्ट कॉलम से अपडेट कर देंगे। तो ऐसे सिनेरियो में ये काम करता है। बट एम्प्लॉय आईडी या फिर आपकी जो बिजनेस की है अगर वही जनरेट नहीं हुई, वही अवेलेबल नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑलराइट, उसके बाद में यहाँ पर हम लोग चलते हैं और इसको देख लेते हैं। ड्राइव्ड कॉलम क्या करता है, ये हिस्ट्री जो है वो मेंटेन कर रहा है। चेंजिंग एट्रीब्यूट और इन्फर्ट हमने समझ लिया है, ये हिस्ट्री वाला समझ लेते हैं। तो हिस्ट्री वाला क्या करता है, यहाँ पर इसको हम लोग देखते हैं कि ये कॉलम जो है वो एक नया जनरेट कर देगा एंड डेट के लिए। अब यहाँ पर आपका स्टार्ट टाइम जो है वो जब ये रन होगा तब ये स्टार्ट टाइम लेगा एंड डेट के लिए और एंड डेट में डाल देगा। ठीक, तो इसने एक नया कॉलम जो है वो बनाया, मतलब नया कॉलम नहीं बनाया, नई वैल्यू बना दी इसके लिए, इस कॉलम के लिए एज अ नई कॉलम बना के उसमें डाल दिया उसने। तो एंड डेट में आपकी जो है ये वाली वैल्यू चली जाएगी। और उसके बाद में ये यहाँ पे ये वैल्यू आने के बाद क्या हो रहा है, आपका कमांड यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, और ये कमांड भी हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। ये भी एक अपडेट कमांड है, और ये अपडेट कमांड क्या करेगा, ये जो आपकी वहाँ पे SCD एंड डेट जो जनरेट हुई थी, अभी हमने डिस्कस किया था, उस एंड डेट को यहाँ पे आके अपडेट कर देगा। वहाँ जहाँ कहाँ पे कर देगा, जहाँ पे आपकी जो बिजनेस की रहेगी और आपकी एंड डेट जहाँ नल रहेगी, एग्जैक्टली वहीं पे करना है। जहाँ पे आपकी एंड डेट नल है वहीं पे एंड डेट को अपडेट करना है, और फिर बिजनेस की और इस डेट के साथ। ठीक है, तो ये जनरेट कहाँ से हुई इसको एक बार देख लेते हैं। ये जनरेट हुई यहाँ से और यहाँ पे अपडेट हुई है, यहाँ पर आके जो है वो अपडेट हुई है। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्लियर होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक है नहीं कि ये जहाँ पे आपकी ये अपडेट कर रहा है आपकी SCD एंड डेट को, और कहाँ अपडेट कर रहा है, जहाँ पे बिजनेस की मैच हो रही है और जहाँ पे SCD एंड डेट जो है वो नल है। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ से और यहाँ से जो न्यू आउटपुट होते हैं, ये जो हिस्ट्री वाला आउटपुट जो आया और जो न्यू वाला आउटपुट आया, दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक, दोनों को यूनियन कर दिया, और यूनियन यहाँ पर आप देख लो इसको। ठीक है, तो आपका सारा जो यहाँ पे यूनियन में आ जाएगा। हर एक कॉलम जो आपके रहेंगे कि आपका जो इनपुट 1 है वो ये है और इनपुट 2 जो है वो ये है। तो जो आपके एग्जिस्टिंग अपडेट वाले रिकॉर्ड हैं, हिस्ट्री वाला जो बन के आ रहा है और जो नया आ रहा है, दोनों ही आपके यहाँ पे यूनियन हो जाएंगे। और यूनियन होने के बाद यहाँ पर एक जो है ड्राइव्ड कॉलम आपका और हुआ कि SCD स्टार्ट डेट। तो ये SCD स्टार्ट डेट जो है किसके लिए है, नए रिकॉर्ड के लिए। पुराने के लिए एंड डेट थी और नए के लिए यहाँ पे जो है आपकी स्टार्ट डेट आ गई। तो जो नया रिकॉर्ड ऐड होगा उसमें आपकी जो है वो स्टार्ट डेट पड़ जाएगी और वो इंसर्ट हो जाएगा। और इंसर्ट कहाँ पे होगा, इंसर्ट होगा आपका यहाँ पे। और ये आपका इंसर्शन का लॉजिक तो सिंपल है कि जो है इसको हम लोग सीधा इंसर्ट कर दे रहे हैं मास्टर टेबल में। तो इसमें तो कोई लॉजिक है नहीं कि यहाँ से पूरा डेटा आया और आपका जो है वो इंसर्ट डेस्टिनेशन, तो जो टेबल आपकी मास्टर टेबल है उसमें डेटा आपका इंसर्ट जो है वो हो जाएगा। मैपिंग अगर आपको चेक करनी तो मैपिंग चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये कॉलम आपके ऑलरेडी जो है वो इग्नोर हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमें जो है वो नहीं चाहिए। स्टार्ट डेट मिलेगी, एंड डेट नहीं मिलेगी, क्योंकि नया रिकॉर्ड है तो एंड डेट चाहिए नहीं हमको। और ये CD स्टेटस डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होती है, बाद में 0 हो जाएगी।
ठीक है, तो ये जो है ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, होपफुली आपको जो है सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हमारा फाइनल स्टेप करते हैं, इसको कराते हैं रन। ठीक है, तो रन कराने से पहले हम लोग एक बार जो है वो डेटा समझ लेते हैं फिर से। तो पहले रन में क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट रन होगा उसमें क्या होगा, सारे रिकॉर्ड एज अ न्यू कंसीडर होंगे और उसके बाद में इंसर्ट हो जाएंगे मास्टर टेबल में। ठीक है, प्रीटी मच क्लियर। तो सारे रिकॉर्ड एज अ न्यू कंसीडर होंगे, चला देते हैं। ऑल राइट, इसको मैं, हाँ ठीक है। तो आपके जो रिकॉर्ड थे, देखो आपके यहाँ से 8 रिकॉर्ड आए। ठीक है, वो ना इधर गए ना इधर गए ना इधर गए, वो सीधे चले आए क्योंकि ये न्यू रिकॉर्ड हैं। ठीक है, हम लोग न्यू की बात कर रहे हैं, तो न्यू आउटपुट 8 और यूनियन होके 8 जो है आपके इंसर्ट हो गए। अब इसको हम लोग चलते हैं यहाँ पर और इसको यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है बट करना तो हमें पड़ेगा ही। तो अब देखो आपका जो इन्फर्ड स्टेटस है वो आपका क्या है, इन्फर्ड स्टेटस आपका जो है वो 1 है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और उसके बाद में जो आपका स्टेटस एंड डेट है, एससीडी एंड डेट है, वो नल है क्योंकि अभी सारे रिकॉर्ड आपके जो हैं वो एक्टिव हैं। अब हम लोग जो है एक एक करके इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं चेंजिंग एट्रीब्यूट को, कि एज जो है आपकी कैसे काम करती है, चेंजिंग एट्रीब्यूट जो है वो कैसे काम करता है। तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ क्योंकि मुझे क्वेरी ज़्यादा बड़ी बड़ी लिखनी नहीं है, तो आपको ये दिखेगा ठीक से। तो चेंजिंग एट्रीब्यूट की हम लोग बात कर लेते हैं। अपडेट करते हैं यहाँ पे, अपडेट, और उसके बाद में करंट टेबल में चेंज होता है जो कि मास्टर टेबल में रिफ्लेक्ट करता है एससीडी के बाद। ठीक है, तो अपडेट करंट टेबल सेट एज इक्वल टू, और किसकी एज चेंज करना चाहते हो आप डिसीजन ले लेना। तो मैं जो है 101 की एज चेंज कर देता हूँ, इसकी एज 28 है तो इसको मैं बोल देता हूँ चलो ये जो है वो हो गया 30 साल का। और उसके बाद में आप एक वेयर कंडीशन डाल दो और वेयर में आप लिख दो एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये करंट टेबल में जो है अपडेट कर देगा एज को इस पर्टिकुलर आईडी के लिए। तो इसको मैं जो है अपडेट कर देता हूँ, मैंने अपडेट कर दिया है और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ कोड को, और फिर ये वाला जो अपना कोड है हम लोग उसको रन करा देते हैं। तो अब देखो इसकी एज जो है यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 28 है। हम लोग चलेंगे एससीडी पे और एससीडी रन करवाएंगे और फिर समझेंगे कि क्या हुआ। इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला आपने देखा था कि 8 हमारे न्यू रिकॉर्ड थे, सीधा नए चले आए। अब चेंजिंग एट्रीब्यूट है, आप ध्यान देना। ठीक है, हमने एज जो हमारा था वो चेंजिंग एट्रीब्यूट था, हमें कैसे पता है, हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया, नेक्स्ट किया और उसके बाद में नेक्स्ट किया और यहाँ के देख लिया कि एज हमारी चेंजिंग एट्रीब्यूट है। ठीक है, वैसे जब आप ये बनाना तो ये नोट करते जाना, मतलब कहीं नोट पैड पे या कॉपी पे, ताकि आपको बार बार ये डबल क्लिक करके इधर आना ना पड़े। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसीलिए कैंसिल कर दिया मैंने इसको। तो अब मैं इसको जो है रन करा देता हूँ। ठीक है, तो रन कराने के बाद में कहाँ गया, इसको हमें ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, इसने 8 जो है वो इन्फर्ड आपके अपडेट कर दिए हैं। ठीक है, तो इन्फर्ड क्यों अपडेट किए हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी वहाँ पे जो है वो बंद था, तो इसने 8 इन्फर्ड कर दिए हैं। अब इसको हम जो है रन करा लेते हैं और यहाँ पर जो है आपका इन्फर्ड पूरा 0 हो गया क्योंकि हमारा इन्फर्ड वाला काम खत्म हो गया और एज हो गई 30। ये आपको जो है इन्फर्ड के चक्कर में समझ में नहीं आया, तो हम लोग इसको फिर से कर लेते हैं 28, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है। तो इसको मैं फिर से जो वापस कर देता हूँ 28, और आप वापस करो या बढ़ा दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेटा में चेंज है। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया अपडेट, और अपडेट करने के बाद में जो है यहाँ पे मैंने कर दिया एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर 30 है और यहाँ पर है 28। तो अब हम लोग वापस चलते हैं क्योंकि इन्फर्ड वाला हमारा जो है जो टास्क था वो हो गया। इन्फर्ड वाला भी अभी हम लोग दोबारा समझेंगे, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इन्फर्ड रन हो गया, हम लोग खुद रन करवाएंगे इन्फर्ड। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पे जो है आपका 28 है और यहाँ पर है 30। तो अब हमें ये जो मास्टर टेबल है इसमें आपको अपडेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, इसको बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद इसको हम यहाँ पे रन करवा देते हैं। तो हमारा चेंजिंग एट्रीब्यूट जो है वो एक यहाँ पर आना चाहिए। तो एक हमारा जो है वो चेंजिंग रो, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में आपका जो है 1 रो, तो चेंजिंग एट्रीब्यूट अपडेट 1 रो जो है आपकी वो अपडेट हो गई यहाँ पे, और बाकी का आपको कहीं भी कुछ भी जो है वो नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपको ये दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ इसके आपके लिए तो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, कि आपका एक एट्रीब्यूट जो है चेंजिंग एट्रीब्यूट में चेंज आया हुआ है। तो इस तरह से जो भी चेंज आप करोगे वो एट्रीब्यूट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इन्फर्ड का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका इन्फर्ड जो है वो रन होता है पहली बार।
उसके बाद में जब उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने हिसाब से तो वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, और वो कैसे करते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। तो चेंजिंग वाला हमने देख लिया है, इसको यहाँ पे चल के हम लोग वैलिडेट कर लेते हैं। ऑल राइट, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और अब आप देखना यहाँ पे 28 है और यहाँ पे 30 है, और इसको मैं कर देता हूँ एग्जीक्यूट। तो यहाँ भी आपका 28 हो गया और यहाँ भी आपका 28 हो गया, बाकी का कोई रिकॉर्ड आपका यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो ये बात है आपकी चेंजिंग एट्रीब्यूट की। और ये आप एक चेंज कर सकते हो, अगर आपको मल्टीपल चेंज करना है तो मल्टीपल भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो तो सारे रिकॉर्ड पे रन होगा। ठीक है, तो मल्टीपल भी एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपडेट में और इसको कर देता हूँ अनकमेंट, और उसके बाद में सेट एज इक्वल टू 28 फॉर दिस एम्प्लॉई, और उसके बाद में मुझे ये थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, या कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं तो पहले एम्प्लॉय के लिए बोल देते हैं कि 29, अपडेट कर दिया इसको, और दूसरे एम्प्लॉय के लिए बोल देते हैं 31, 102 के लिए बोल देते हैं 31, ठीक है, और उसके बाद में 103 के लिए बोल देते हैं 28 या 29, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो ये मैंने जो है 3 रिकॉर्ड में चेंज कर दिया, और तीनों जो है आपके चेंजिंग एट्रीब्यूट हैं। ठीक है, तीनों ही आपके जो हैं वो चेंजिंग एट्रीब्यूट हैं। तो चेंजिंग एट्रीब्यूट हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं। अभी आपकी एक रो अपडेट हुई थी, आपकी 3 रो अपडेट होनी चाहिए। तो मैं इसको जो है फिर से रन करा देता हूँ। स्टार्ट कर दिया मैंने उसको, तो रिस्टार्ट हो गया। आपके जो है यहाँ पे 3 रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो गए हैं मास्टर टेबल में, चेंजिंग एट्रीब्यूट। ठीक है, अब आप यहाँ पे आओगे और अभी देखो आपका यहाँ पे जो है वो 28 है और 30 है और 27 है। आप जब इसको रन करवाओगे तो आपका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे जितने भी है उसी के हिसाब से आपके यहाँ पे जो है वो अब चेंजिंग एट्रीब्यूट की हमारी बात जो है वो हो गई। आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो सारी जो है अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं हिस्ट्री एट्रीब्यूट की। और हिस्ट्री में हमारे क्या है, हिस्ट्री में हमारे है सैलरी और कंपनी। ठीक है, सैलरी और कंपनी हमारा हिस्ट्री में है। तो अब हम क्या करते हैं, अब देखो 2 हिस्ट्री एलिमेंट हैं, दोनों मेंटेन होंगे। अगर आप कंपनी में चेंज करोगे तभी भी एक रिकॉर्ड ऐड होगा, और अगर आप सैलरी में चेंज करोगे तभी भी एक रिकॉर्ड ऐड होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो 103 की सैलरी को 103 की सैलरी को जो है क्या करते हैं, 103 कौन है, हाँ, इसकी सैलरी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो सैलरी को बढ़ा के कर देते हैं, जितनी चाहो उतनी कर दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हमने बढ़ाई सैलरी। सैलरी इज अ हिस्ट्री एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अब देखना 103 आपका यहाँ पे देख लो, और 103 आप जो है वो यहाँ पे देख लो, दोनों जगह देख लो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एससीडी पे, और एससीडी पे बात करके आते हैं। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, इसको फिर से मैंने कर दिया रीस्टार्ट। इस बार जो है वो हमारा चेंज है हिस्ट्री एट्रीब्यूट में। तो आपका जो एक हिस्ट्री एट्रीब्यूट में आपका यहाँ पे चेंज हुआ है, और वो चेंज आपका यहाँ से आके और यहाँ पे पूरा जो है वो हो गया। इधर आपका कुछ भी नहीं गया। तो जैसे आप डिज़ाइन करते हो वैसे काम करता है, टेंशन लेने की कोई प्रॉब्लम कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ आते हैं और इस डेटा को अभी हम लोग एनालाइज करेंगे। तो मैं पहले इसको जो है रन करा देता हूँ इस तरह से। अब देखो 103 का कमाल। ठीक है, 103 पे क्या हुआ है, आपकी एंड डेट यहाँ पे आ गई है, और 103 के लिए कहीं एक और नया रिकॉर्ड ऐड हो गया। ये रिकॉर्ड ऐड हो गया 103 के लिए। यहाँ पे इसकी सैलरी जो है वो इंक्रीज हो गई, और सैलरी इंक्रीज का रिकॉर्ड हो गया। अब अगर आप यहाँ पे जाओ इस पर्टिकुलर आईडी पे अगर सर्च करोगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर आईडी पे सर्च करोगे या पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी सर्च करोगे, तो दोनों रिकॉर्ड आपको दिखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको मैं आपको, वैसे आपको पता ही है कि कैसे करना है, बट फिर भी मैं समझा रहा हूँ तो कर देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और ये जो है आपका मास्टर में से करना है हमें, क्योंकि मास्टर में आपकी पूरी हिस्ट्री रहती है। और उसके बाद में ये सेट नहीं रहेगा आपका, सीधा आपको जो है वो चला देना है वेयर के साथ में। तो आप समझ जाओगे कि क्या बात हो रही है। तो ये देखो आपको जो डिटेल्स मिल गई, और अभी आपका ये इन्फर्ड है। इसको लगता है बाय डिफ़ॉल्ट कि अगर आपने कोई कॉलम मिस किया है तो वो जो है आप अपडेट कर दो। अगर नहीं मिस किया है तो अगली बार जब रन करवाओगे तो इन्फर्ड जो है वो आपका 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग एक बार और रन करवा देते हैं। आप ये भी देख लो
कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका इन्फर्ड रहता है, उसके बाद में इन्फर्ड को जो है वो अपडेट कर देता है। तो आपका इन्फर्ड जो है यहाँ पे अपडेट हो गया है। अब उसको पता है कि आपका रिकॉर्ड जो है वो इन्फर्ड नहीं रहा, मतलब ये जो है वो फाइनल हो गया है। तो इसको जब आप चलाओगे यहाँ पे तो रिकॉर्ड आपका फाइनल हो गया है। बट स्टिल ये एक्टिव रिकॉर्ड है, यहाँ पे ये इन्फर्ड नहीं, मतलब सारी सारी डिटेल्स जो है आपके पास अवेलेबल हैं और उसके बाद में आपका जो है वो फाइनल हो गया है, बट स्टिल इससे एक्टिव रिकॉर्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है वो हिस्ट्री पे काम करता है। हिस्ट्री एट्रीब्यूट के लिए एक नया रिकॉर्ड जो है वो ऐड कर देता है। अब एक चीज़ हम लोग और समझ लेते हैं कि अगर आपके पास दो हिस्ट्री एट्रीब्यूट हैं और दो हिस्ट्री एट्रीब्यूट में आपका चेंज है, ठीक है, तो हमारे पास दो हिस्ट्री एट्रीब्यूट हैं और दो हिस्ट्री एट्रीब्यूट में हम लोग जो है वो चेंज करते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि लॉजिक जो है आपको पूरा समझाना पड़ेगा एक एक करके, इसलिए तो आप जो है आराम से देखो इसको। हम लोग कंट्रोल जेड कर लेते हैं और अपडेट पे वापस आ जाते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सैलरी के साथ साथ जो है हम लोग कंपनी भी चेंज करवा देंगे। ठीक है, तो सेट सैलरी और कंपनी। ठीक है, और सैलरी और कंपनी इस बार जो है हम 101 की चेंज कर लेते हैं। 103 पे हम लोग कर ही चुके हैं, सारा चेंज एक ही बंदे के साथ नहीं करना, परेशान हो जाएगा वो। तो कंपनी यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं और न्यू कंपनी। और सैलरी जो है वो 101 की कितनी है, सैलरी इंक्रीमेंट जो है आप थोड़ा सा ज़्यादा कर दो। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर बंदे की दो चीज़ें चेंज हुई हैं। पहला तो इसकी जो है सैलरी चेंज हो रही है, दूसरा इसकी जो है कंपनी चेंज हो रही है। तो इसको मैंने कर दिया एग्जीक्यूट, तो आपका एक रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो गया है। इसमें दो हिस्ट्री एलिमेंट आपके चेंज हुए हैं। पहला आपका हिस्ट्री एलिमेंट चेंज हुआ है कंपनी 1 से आवर न्यू कंपनी, और सैलरी आपकी यहाँ पे गई है। अब हम लोग चलते हैं एससीडी पे और इसको रन करवाते हैं और देखते हैं कि जब दो हिस्ट्री एट्रीब्यूट में चेंज होता है, यानी कि मल्टीपल हिस्ट्री एट्रीब्यूट में चेंज होता है, तो क्या होता है। तो इसको जो है मैंने रन करवा दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके देखो ये जो एक रो अपडेट हुई है, ठीक है, एक रो अपडेट हुई है बोले तो कि दो एट्रीब्यूट में चेंज है लेकिन एक ही रो में चेंज है। ठीक है, दो एट्रीब्यूट में चेंज है लेकिन एक ही रो में चेंज है। तो हम लोग इसको जो है कर देते हैं एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट करने के बाद देखो आपकी जो जो बंदा था उसका यहाँ पे क्या हुआ है, ये यहाँ पे इसकी एंड डेट पड़ गई। ठीक है, कंपनी पे भी एंड डेट पड़ गई और सैलरी पे भी एंड डेट पड़ गई, और उसके बाद में जो 101 वाला बंदा था वो यहाँ पे आ गया अवर न्यू कंपनी में। ठीक है, और उसकी और बाय डिफ़ॉल्ट ये इन्फर्ड है। अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग रह गई थी तो आप उसको अपडेट करके इसको इन्फर्ड को जीरो कर सकते हो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली जीरो हो ही जाएगा जब आप नेक्स्ट टाइम पैकेज रन करोगे तो। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको नेक्स्ट टाइम रन कर देते हैं, तो इन्फर्ड जो है हमारा जीरो हो जाएगा, और इसको हम लोग जो है एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो आपका इन्फर्ड जीरो हो गया, आपका रिकॉर्ड जो है वो फाइनल हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है वो दो चेंजिंग एट्रीब्यूट में एक साथ चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपके 2 या 3 रिकॉर्ड भी चेंज हो रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग जो है वो देख लेते हैं। ओके, तो अभी हम लोग करते हैं 102 को। 102 क्या कर रहा है इस समय, 102 है 3140 पे, तो इसकी सैलरी जो बढ़ा के हमें 45 कर देनी पड़ेगी। और ये भी हमारी नई कंपनी में आ गया है 102। ठीक है, तो 102 हमारी नई कंपनी में आ गया है। और उसके बाद में हम एक और जो रिकॉर्ड है उसको ले लेते हैं, 103 को ले लेते हैं। ठीक है, तो 103 को ले लेते हैं, और 103 भी हमारा जो है नई कंपनी में आ गया सेम सैलरी के साथ। हमें तो बस चेंज देखना है। ठीक है, तो अब देखो ये रिकॉर्ड हमारे चेंज हुए हैं, हमने दो चेंज किए हैं क्योंकि पहला तो ऑलरेडी चेंज हो रखा है, तो हमने दो चेंज किया। यानी कि अगर आपकी मल्टीपल रो में चेंजेस हो तो किस तरह से, मल्टीपल रो मल्टीपल एट्रीब्यूट। ठीक है, और ये मल्टीपल रो ये 3 नहीं है, ये 2 हैं, आप ध्यान रखना। ठीक है, तो मल्टीपल रो और मल्टीपल एट्रीब्यूट, तो इसको हम लोग चला देते हैं। रीस्टार्ट कर दिया मैंने इसको यहाँ पे, और ये फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपकी देखो 2 रो यहाँ पे अपडेट हो गई हैं। तो मल्टीपल रो हो तो फर्क नहीं पड़ता, मैं बस आपको समझाना चाह रहा था। तो यहाँ पर अगर अगर आप आके देखोगे इस तरह से, ठीक है, ऑल राइट, थोड़ा सा डेटा बढ़ता जा रहा है इसलिए। ठीक है, तो एग्जीक्यूट कर दिया मैंने। तो क्या हुआ, आपके यहाँ पे तो ऑलरेडी अपडेट थे, अब यहाँ पर भी आपके जो है वो अपडेट हो गए हैं। ये देखो यहाँ पे इनकी जो है वो डिटेल्स अपडेट हो गई, एंड डेट आ गई, और यहाँ पर आपके जो है 2 न्यू रिकॉर्ड आपके यहाँ पे ऐड हो गए हैं, और ये इन्फर्ड हैं अभी। ठीक है, अगर अगर आपको लगता है कि अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हो, अदरवाइज जो है आपका पैकेज जब नेक्स्ट टाइम रन होगा तो ऑटोमेटिकली जो है आपका वो अपडेट हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास हम लोगों ने देख लिया है, हिस्ट्री को समझ लिया है और चेंजिंग को समझ लिया है। अब हमें समझना रह गया इन्फर्ड को। ठीक है, तो इन्फर्ड को हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। अब इन्फर्ड को समझने के लिए हमें एक जो है इसमें नया रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको जो है इंसर्ट करते हैं।
इंसर्ट इनटू, और उसके बाद में आपका जो है वो यहाँ पे आपका आ गया ये करंट डेटा। और इसमें आपको इंसर्ट क्या करना है, इंसर्ट करना है आपको ईएमपी आईडी, जो कि आपको करनी पड़ेगी। रिकॉर्ड आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। ईएमपी आईडी के साथ मान लो कि आपको जो है वो उसका नेम भी पता था, ठीक है, तो आप यहाँ पे नेम देना चाहते हो, ठीक है, नेम पता था आपको, लेकिन उस टाइम तक आपको जो है वो, और ये कीवर्ड होता है तो इसको साइलेंट कर देंगे हम ब्रैकेट में डाल के, इसमें ब्रैकेट डाल देते हैं। तो नेम आपको पता था उस टाइम तक, लेकिन उस टाइम तक जो है आपको एज, सैलरी और कंपनी पता नहीं थी, ठीक है, एज, सैलरी और कंपनी पता नहीं थी। तो आप जो है वो एंटर नहीं कर रहे हो, यानी कि वो आप इंसर्ट नहीं कर रहे हो। तो हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी हमारे पास जो है वो 1009, और नेम जो है हम डाल देते हैं यहाँ पे जेम्स, ठीक है। तो ये अभी आप समझो इस बात को कि जब आपका रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम पे इंसर्ट हो रहा था, जब आपका एम्प्लॉय हायर हुआ, तो आपको उसकी एम्प्लॉय आईडी पता थी, उसका नाम पता था, लेकिन उसकी सैलरी और उसकी एज, ठीक है, एज और सैलरी और कंपनी जो है आपको पता नहीं थी, ठीक है। कंपनी तो वैसे पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि कंपनी में हायर हुआ है, बट हम लोग लेके चल रहे हैं कि आपके पास एक डेटा पॉइंट मिसिंग है, ठीक है, तो वो आपको पता नहीं था। तो जब आप उसको बाद में अपडेट करोगे तो क्या होगा, उसको हम लोग समझना चाहते हैं। तो पहले हम लोग इसको जो है इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ पे हमने कर दिया इसको इंसर्ट, ठीक है। तो जब हम इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर आके देखेंगे, तो ये रिकॉर्ड आपका यहाँ पे इंसर्ट हो गया, इन सब में आपका जो है नल नल आ गया, और अभी यहाँ पर जो है आपका वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है। तो अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे और इसको रन करवा देंगे, तो क्या होगा कि आपका रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। नया वाला जो हमने ऐड किया जेम्स के लिए, आपका नया रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इसके इंसर्शन के साथ डेटाबेस में क्या चेंज हुआ उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो जेम्स का रिकॉर्ड आपका इस तरह से यहाँ पे आ गया कि इसके पास जो है अभी आपका जो है वो, इसके पास अभी एज नहीं है, ठीक है, सैलरी नहीं है, और आपके पास जो है इसकी कंपनी नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी करंट टेबल है उसमें इसकी एज, सैलरी और कंपनी को अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर से हमें यहाँ पे अपडेट लिखना पड़ेगा। अभी आपको इन्फर्ट का जो है मतलब समझ में आएगा कि इन्फर्ट मतलब क्या हुआ। और उसके बाद में यहाँ पे अपडेट और सेट कर देते हैं, यहाँ पे सेट करना है हमें एज, सबसे पहले एज इक्वल टू 28, उसके बाद में सैलरी इक्वल टू 28,000, और उसके बाद में कंपनी इक्वल टू, ठीक है, कंपनी इक्वल टू कंपनी 10 या डी कंपनी या सी कंपनी, जो भी मन करे आप लगा देना। और ये अपडेट कहाँ करना है, वेयर में डालना पड़ेगा आपको, वेयर ई एम पी आई डी इक्वल टू 1009, ठीक है। तो कंपनी 10 कर दो इसको, कंपनी डी, कंपनी सी, कंपनी कंपनी 10, ठीक है। अब इसको जो है मैं कर देता हूँ अपडेट। तो अब ये अपडेट जो हुआ है वो आपका कहाँ हुआ है, आपका यहाँ पे अपडेट हुआ है। अब क्या होगा कि आपका जो ये डेटा है यहाँ पे जो मिसिंग वाला, वो अपडेट हो जाएगा, और उसके बाद में आपका जो इन्फर्ड कॉलम है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है वो रन करवा देते हैं। तो इन्फर्ड की साइड आपका एक आउटपुट आया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे, तो आपका डेटा जो है यहाँ पे अपडेट हो गया है बाकायदा, ठीक है, और आपका जो है इन्फर्ड जीरो हो गया है। अब एक चीज़ और करते हैं इसको और अच्छे समझने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड जो इसमें और ऐड करते हैं, एक रिकॉर्ड इसमें जो है हम लोग और ऐड कर देते हैं 1010 के लिए। और इसको जो है नेम जो दे देते हैं, नहीं ये तो अपडेट हो गया, एक इंसर्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, इंसर्ट, और उसके बाद में आपका रहेगा यहाँ पे इनटू करंट टेबल, इंसर्ट इनटू करंट टेबल, और उसके बाद में इंसर्ट करेंगे हम ई एम पी आई डी, इसके बाद में नेम, बिल्कुल सेम सिनेरियो रखेंगे, और उसके बाद में आप यहाँ पे जो है वो वैल्यूज डाल दो,
ठीक है, यहाँ पे जो है आप वैल्यूज़ डाल दो। तो वैल्यूज़ में आप नेम एम्प्लॉय आईडी में डाल सकते हैं 1010, यानी कि हमारे पास जो है वो 109 है, 1010 हो गया। और उसके बाद में नेम में जो है आप डाल सकते हो, नेम में आप कुछ भी लिख दो, ABCD। ठीक है, नेम में लिख दिया आपने ABCD, और उसके बाद में हाँ हो गया आपका। ठीक है, अब देखो पिछली बार क्या था, पिछली बार हम लोगों ने जो है वो जो इन्फर्ड कॉलम हमारा था, इन्फर्ड स्टेटस, उसका जो उसकी जो वैल्यू थी वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो है वो 1 आई थी। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि इस बार इस SCD स्टेटस को हम लोग जो है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है, इसको हम लोग 0 कर देंगे, और 0 करने के बाद फिर इसको जो है हम अपडेट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग चला देते हैं यहाँ पे ऐसे, और ये आपका जो है यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अभी आप 0 कर देंगे का मतलब समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो आ गई है। अब ये रिकॉर्ड जो है अभी आपका मास्टर टेबल में नहीं ऐड हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मास्टर टेबल में ऐड कर देते हैं ABCD के लिए। तो ऐड करने के लिए आप यहाँ पे जाओगे और पैकेज को जो है वो रन करा दोगे। ठीक है, तो आपका एक न्यू रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हो गया है। अब हम लोग जो इसको फिर से रन करा लेते हैं क्वेरी को, और नीचे देखते हैं। देखो तो अभी क्या हुआ आपका यहाँ पे, ये हुआ है कि आपका यहाँ पे बन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक अपडेट रन करवाते हैं, Ctrl+Z, कई बार करना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो ये वाला हम लोग अपडेट रन करवाएंगे, बट इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 कर देते हैं, तो आप जो है कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। तो अपडेट मास्टर टेबल, ये देखो ऐसे होता नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ। मास्टर टेबल में आप जाके मैनुअली अपडेट करते नहीं हो। और उसके बाद में आप करोगे सेट SCD स्टेटस, SCD स्टेटस इक्वल टू 0, वेयर SCD स्टेटस इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो है लॉजिक से होता है जो आपने बनाया है, बट मैं आपको समझाने के लिए कि अगर आपका जो कॉलम इन्फर्ड 1 ना हो और आपकी वैल्यू मिसिंग हो, ठीक है, और उसके बाद जब है आप उसको ऐड करो। ठीक है, तो ये अब हम जब अपडेट कर देंगे जब, तो क्या रहेगा कि आपका कॉलम जो है वो इन्फर्ड नहीं रहेगा। ठीक, अब इसने मान लिया कि ये जो रो है फाइनल हो गई है। अब इस फाइनल रो में स्टेटस 0 के साथ जब आप ये सारी वैल्यू जो है वो अपडेट करने की कोशिश करते हो, तब क्या होता है, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। और हटा देने के बाद 1010 के लिए हम लोग जो है वो एज ले लेते हैं 29, और सैलरी ले लेते हैं 29, और कंपनी ले लेते हैं कंपनी 11। ठीक है, तो हमने कंपनी, तो इतने रिकॉर्ड हमने इसके लिए जो है वो ले लिए हैं। और ये आपके पहले कहाँ अपडेट होंगे, पहले आपके यहाँ अपडेट होंगे। ठीक है, तो पहले जो है आपके अपडेट हो जाएंगे ये करंट टेबल में, और उसके बाद में इसको चला देता हूँ मैं। अब करंट टेबल जो है आपकी फिलअप हो गई है। अब आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि ये वाला जो आईडी है यहाँ पे हमारी 1010, ये मास्टर टेबल में इन्फर्ड नहीं रही, क्योंकि हमने इसको मैनुअली जो है वो 0 कर दिया है। जब इन्फर्ड था आपका पहला वाला रिकॉर्ड, जब इन्फर्ड था तो ये वैल्यू यहीं पे अपडेट हो गई थी। अब इन्फर्ड नहीं है, तब क्या होगा, हम लोग चलते हैं SCD पे और रन करवा के आते हैं विजुअल स्टूडियो से। तो देखो इन्फर्ड में कुछ नहीं आया, हिस्ट्री के लिए एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो गया। अब आप देखो यहाँ पे आके समझो, आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री के लिए क्यों ऐड हो गया। देखो अगर ये इन्फर्ड होता, यानी कि अगर ये बन होता जैसे कि ये वाला है, तो ये डेटा यहीं पे अपडेट हो जाता। लेकिन चूंकि ये इन्फर्ड नहीं था, इसलिए इसने इसको नहीं माना, और इसको इसने जो है वो ऐसे लिया कि ये एक ओल्ड रिकॉर्ड है कंप्लीट, और उसके अगेंस्ट इसने एक नया रिकॉर्ड ऐड कर दिया विद द न्यू वैल्यूज़। ठीक है, तो इन्फर्ड का यही फ़ायदा होता है कि अगर आपने कुछ कुछ वैल्यू आपके पास थी जो आपने अपडेट कर दी मास्टर टेबल में, और आप बाद में जो है रिमेनिंग वैल्यू अपडेट करना चाहते हो, तो वो इन्फर्ड के बेस पे हो जाता है। लेकिन हमने इन्फर्ड को जो है हटा दिया था, 0 कर दिया था, तो उसने माना कि ये रिकॉर्ड आपका अब इन्फर्ड नहीं है, ये कंप्लीट हो गया है। तो उसने क्या किया कि इस कंप्लीट रिकॉर्ड के अगेंस्ट एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे एकदम से ब्रांड न्यू रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है वो इन्फर्ड कॉलम काम करता है, या इन्फर्ड स्टेटस काम करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने SCD का जो है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है, शुरू से लेके आखिर तक एक एक चीज़ मैंने आपको जो एक्सप्लेन कर दी है, और SCD का एक एक एलिमेंट मैंने आपको जो है वो दिखा दिया कि किस तरह से आपका SCD जो है वो काम करता है। तो होपफुली आपको जो है SCD से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कंसर्न अब नहीं रहेगा, बट फिर भी अगर आपको रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।
वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको लगता है कि किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करो, ठीक है। तो दैट बीइंग सेड, ये वाला वीडियो हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।